देखिए सबसे पहला टूल्स लिख लिए, ठीक है। टूल्स में हमारा सबसे पहला टूल क्या है, सबसे पहला कौन सा डिस्कस किया, सीआरआर। सीआर से दो काम कर सकते हैं, या तो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछा कि अगर सीआरआर, अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ाना है तो सीआरआर में क्या करें। उस इन्फ्लेशन को अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो सीआरआर को क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डिक्रीज, या तो ऐसे एरो दे दीजिए, डिक्रीज कर कम करना होगा। और अगर इन्फ्लेशन को घटाना है, ये तो बढ़ाने का हो गया, और अगर इन्फ्लेशन को घटाना है तो क्या करना होगा सीआरआर को, ठीक है। तो जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट करके पूछा जा सकता है कि सीआरआर को अगर इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर ही पूछेगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई भी चीज पूछा तो आपको आपस में पता होना चाहिए किससे क्या होता है, ठीक है। बेसिक रिलेशन क्या है, बेसिक रिलेशन यही है जो हम यहाँ पे बॉक्स में आपको बताए थे। ये जो बेसिक रिलेशन है ये हमेशा याद रखिएगा, सारा जो इकोनॉमिक्स है चाहे कोई भी देश का हो, सारा इसी तीन मेन चीज पे टिका हुआ है, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट अंत में जाके यहीं पे रुकता है। तो ऐसा करके एक टेबल बना लीजिए और सारा टूल एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है। पहला होगा सीआरआर, उसके बाद क्या आएगा एसएलआर। तो बारी बारी से वहां तक लिख लीजिए लास्ट तक, मतलब कहाँ तक, बैंक रेट तक, क्वांटिटेटिव वाला। और जब जैसे जैसे पढ़ेंगे टेबल एक जगह रहेगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे टॉपिक वैसे वैसे उसको अपडेट करते रहेंगे। बैंक रेट तक जितना लिख लीजिए, सीआरआर, सॉरी एक मिनट, रिजर्व रेशियो मत, ये एलएएफ मत लिखिएगा। एलएएफ का दो पार्ट होता है, इसका दो पार्ट होता है, एक रेपो और दूसरा रिवर्स रेपो। तो आप यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, उसके बाद लिखिएगा एल एमएसएफ, एमएसएफ के बाद ओएमओ, ओएमओ के बाद बैंक रेट, ठीक है। ये अपडेट कर लीजिएगा अपना चार्ट में। जो एलएफ हम लोग लिखे हैं, एलएफ का फिर कितना पार्ट होता है, दो पार्ट, एक रेपो और दूसरा रिवर्स रेपो। क्या लिखे दो जगह, ये ये टेबल हम लोग एक एक पढ़ेंगे और अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। मेन समझिए, देखिए मेन इतना जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, इसी टेबल के लिए पढ़ रहे हैं। ये टेबल आपको समझ में आ जाए, ये टेबल अगर समझ में आ गया तो बाकी आपसे कोई पूछने वाला नहीं एग्जाम में कि सीआरआर कितना चल रहा है, सीआरआर में क्या होता है नहीं होता है। मेन इसी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये सब चीज समझने के लिए बस इतना चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक लिखिए, अगला लिखिए एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में लिखिए वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, और इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है।
अब देखिए ये जो टर्म है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब साइंस में कुछ और होता है और इकोनॉमिक्स में कुछ और होता है, ठीक है। जहां पे बात किया जाए लिक्विड का, मतलब अगर इकोनॉमिक्स का या बैंकिंग का कुछ फाइनेंस का बात करें, वहां पे अगर लिक्विडिटी लिक्विड ये सब बात हो तो उसका मतलब होता है कैश, ठीक है। मतलब सिंपल ये समझ के चलिए, जैसे आपको कोई बोले कि इस पर्सन का लिक्विडिटी हाई है, मतलब सपोज कीजिए आप बोला जा रहा है कि किसी पर्सन XYZ है, ये एक इंसान है, इसको ऐसे जनरली हम आम भाषा में बात करते हुए बोल रहे हैं कि इसके पास जो लिक्विडिटी है इसका क्या है, हाई है। इसका मतलब क्या आप समझेंगे बैंकिंग टर्म में, कि इसके पास जो संपत्ति नहीं, उसके पास जो नगद पैसा है वो ज्यादा है, ठीक है। नगद मतलब कैश, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि तो संपत्ति अधिक हो सकता है, संपत्ति से बहुत अधिक हो, लेकिन कैश के रूप में पैसा नहीं है, तो मतलब उसका लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विडिटी हाई है किसी के पास, मतलब नगद या पैसा उसके पास क्या है, अधिक है, ठीक है। ये आम भाषा में चलता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी का ये मतलब होता है, आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे इसका मतलब निकलता है, ठीक है। तो कभी भी लिक्विडिटी वर्ड रहेगा मतलब वो पैसे से रिलेटेड संबंधित वर्ड है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब SLR जब हम लोग RBI के साइट पे देख रहे थे तो कितना था, 18%, ठीक है, 18%। तो ये हेडिंग डालनी है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, जो कि सब जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कितना है, 18% ऑफ NDTL का 18%, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लीजिए। अगले पॉइंट में लिखिएगा SLR के पैसे को नगद, गोल्ड या स्वर्ण, कॉमा गोल्ड या स्वर्ण, कॉमा गोल्ड, गोल्ड हिंदी में स्वर्ण बोल रहे हैं, कॉमा मतलब दो चीज बोले, या तो बैंक इसको जो 18% जो पैसा है इसको कहाँ कैसे रखेगा, जैसे CRR में क्या बताया गया था कि वो कैश के रूप में ही रहेगा। SLR में क्या बताया गया, तीन अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कैश, दूसरा ऑप्शन क्या है, गोल्ड, और तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या हिंदी में उसको बोलेंगे सरकारी प्रतिभूति। जैसे हिंदी में लिखेंगे क्या क्या, SLR के पैसे को नगद, कॉमा गोल्ड, कॉमा सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है। इंग्लिश में लिखे, मनी ऑफ SLR can be in form of cash, gold and government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसको समझने के लिए एक नया टर्म हम लोग पास एक और आया। एक तो टर्म था क्या, लिक्विडिटी, वो उसका मतलब समझ में आ गया। अब एक नया टर्म आया, इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हिंदी में क्या बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूति। शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, जीसेक, ठीक है। जीसेक का वर्ड का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है, जैसे ये मान लेते हैं भारत सरकार है या बिहार गवर्नमेंट है, कोई भी एक गवर्नमेंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। ठीक है, मान लेते हैं हम भारत सरकार पे आते हैं। भारत सरकार क्या करता है, मान लीजिए भारत सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगा, बहुत सारा पॉलिसी चढ़ाना है या बहुत सारा स्कीम चलाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं गवर्नमेंट को कोई नया स्कीम लॉन्च करना है जिसके लिए गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट पैसा है नहीं, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से ला सकता है, तो बहुत सारा ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट
टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करता है, फिर उसको स्कीम के रूप में चला सकता है। इनकेस बहुत सारा ऑप्शन है, लोन ले सकता है आरबीआई से। इनकेस मान लीजिए गवर्नमेंट का एक और ऑप्शन क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट लोन ले सकता है, किससे? पब्लिक से भी लोन ले सकता है या किसी से भी लोन ले सकता है। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जब इसको पैसे की कमी होगी, जब गवर्नमेंट के पास कैश की या पैसे की कमी होगी, तो गवर्नमेंट क्या लेगा? लोन लेगा। लोन देने वाला कोई भी हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, कोई कोई कंट्री हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पैसे की जरूरत है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अगर उसको पैसे की जरूरत है, तो क्या कर सकता है? लोन ले सकता है। या आरबीआई, कोई भी गवर्नमेंट का और भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स है। ठीक है, फाइन है, पेनल्टी है, बहुत सारा ऑप्शन है। मान लेते हैं गवर्नमेंट को लोन चाहिए, ये कोई भी इसको लोन दिया, तो लोन दिया तो बदले में इसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सेम चीज ऐसा भी होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक में कोई इंसान गया और बैंक के पास एफडी करवाया, मतलब फिक्स डिपॉजिट करवाया। तो फिक्स डिपॉजिट करवाया तो बैंक को ये पैसा दिया, बैंक बदले में इसको क्या देता है? इंटरेस्ट दिया। अब साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी देता है, एक पेपर देता है। ऐसा पेपर देगा ना, इसमें लिखा रहता है, मान लीजिए एसबीआई चली जाते हैं, एसबीआई एफडी 1 लाख रुपए का है, 2 साल के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट देगा। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं कि एफडी का पेपर है। ठीक है, या एफडी का सर्टिफिकेट है, ऐसा बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, बैंक, कोई भी इंसान बैंक के पास गया, बैंक को पैसा दिया, बदले में उसको इंटरेस्ट मिला और एक पेपर मिला। ये पेपर किस चीज के लिए काम आएगा? प्रूफ के लिए कि हम आपसे लिए, आपको पैसा दिए, प्रूफ के लिए एक पेपर होता है ना। उसी प्रकार से जब आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, या कोई भी इसमें से कंपोनेंट गवर्नमेंट को पैसा देता है, तो गवर्नमेंट बदले में आपको ब्याज देता है। और ये जो भी आपसे पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कितना परसेंट ब्याज है, कितना ड्यूरेशन के लिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट आपको एक पेपर इशू करेगा। ठीक है, उस पे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करा, तो ऊपर में लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना परसेंट लोन लिया, इतना इतना ब्याज पे, ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया। इसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? जी सेक बोलते हैं। जिससे का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो समझ में आया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब वह पेपर जो आपको मिला है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार आपको पेपर दिया, क्यों दिया? क्योंकि बदले में आपने उसको पैसा दिया है। ठीक है, किस रूप में ये दिखता है? कहाँ गया जी सर्च करने वाला? अच्छा, अच्छा यहाँ। यहाँ पे तो कोई फोटो ही नहीं।
ऑल करेंगे तो और इमेज आएगा, इमेज हमको चाहिए, कैसा दिखता है वो हम दिखाने के लिए ओपन किए। इसका टाइप करने का कहाँ गया? सर्च ऑप्शन किधर है जी? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार कहीं खुल गया, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कि जो सरकार देगा वो अपना, जैसे कि बिहार सरकार को पैसे की जरूरत है, मार्केट से पैसा उठाएगा लोन पे, उसको बदले में कुछ देगा ना डॉक्यूमेंट का, उससे पैसा लिए, तो ये एक तरह का पेपर हो गया। क्या हो गया? ये स्टैम्प पेपर नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पेपर ऐसा होता है। आज के डेट में तो ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में पेपर मिलेगा, लेकिन जब पेपर फॉर्म में मिलता था उस टाइप से, इस टाइप से एक सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे पेपर में लिखा हुआ है, जैसे सबसे जो इशू किया सबसे नाम उसके ऊपर हो गया, ये किसके माध्यम से इशू करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस समय ये बहुत पुराना पेपर है, इसलिए कलकत्ता लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता था, उस समय का है, तो इसलिए बहुत पुराना पेपर है, इस टाइप से लिखा गया है। और वहां पे, यहाँ पे फिर जो भी उसका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो यहाँ पे साइन करेगा, और ये गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका? यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। यही चीज आपको बताया कि कोई जो भी लोन देगा गवर्नमेंट को, बदले में उसको क्या मिलेगा? एक पेपर, उसी पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। आज के डेट में ऑनलाइन फॉर्म में होता है, तो आपको फिजिकल फॉर्म में ये नहीं मिलेगा अगर गवर्नमेंट को आप पैसा देते हैं तो, ठीक। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे? एसएलआर का। कहाँ है एसएलआर? यहाँ था। आपको ये बताया गया कि एसएलआर कितना होना चाहिए एनडीटीएल का? 18%। किस किस फॉर्म में हो सकता है? 3 फॉर्म आपको लिखवाए, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब जैसे ये सपोज किए थे हम लोग एग्जांपल कि ये एक एसबीआई बैंक है, इसका 100 करोड़ का एनडीटीएल है, और ये सपोज किए थे हम लोग जैसे 4%, तो ये पैसा चला गया किसके पास? सीआर के रूप में आरबीआई के पास। अब इसके पास कितना बचा? 96 करोड़। उसमें से गवर्नमेंट और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि आपको 18% पैसा कहाँ रखना है? कैश में, गोल्ड में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो अब गवर्नमेंट, अब बैंक के पास कितना पैसा बचा इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग? कितना? तो ये 18% ऑफ एनडीटीएल, एनडीटीएल 100 का मतलब 100 का 18% कितना और होगा? तो 18 करोड़ और इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना? 78 सही है ना? हाँ, तो 100 का 18% कितना होगा? 18 करोड़, ठीक है। तो 18 करोड़ कहाँ चला गया? ये क्या कर, हाँ तो वही करेंगे ना। ये इसका क्या लिखा हुआ है? 18% ऑफ क्या? ये लिखा हुआ है ना, तो एनडी 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 ऑफ, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है 18% ऑफ एनडीटीएल। आप हम लोग पहले ये ले लिए कि 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी कम है, 4 करोड़ तो सीआरआर के रूप में चला गया, और 18 करोड़ एसएलआर के रूप में चला गया, तो 18 और 4 कितना हो गया? 22, 22 हो गया। तो 22 करोड़ तो चला गया आरबीआई के मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सीआरआर और एसएलआर के अकॉर्डिंग। तो बचा कितना पैसा? मतलब 100 करोड़ का है तो 78 करोड़ अब ये बैंक लोन में दे सकता है। और भी कुछ नॉर्म्स है, अभी तो सिर्फ 2 नॉर्म्स मतलब पढ़े हैं। मतलब जितना भी गवर्नमेंट बैंक को पैसा मिलता है उसका 22% पैसा इधर उधर रिजर्व में चला जाता है, और 78% पैसा ही बैंक से लोन में डाल सकता है, ठीक है। मतलब ये समझ में आया कि बैंक को कितना, मतलब कुछ पैसा रिजर्व में रखना होता है। 2 पैसा, मतलब एक एसएलआर के रूप में और दूसरा सीआरआर के रूप में।
ये पैसा किस लिए रखा जाता है? विपत्ति स्थिति के लिए, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो ये जो 18% और 4% इसको बैंक को यूज करना होगा। ठीक है, अब ये किस रूप में रखना है? तो ये 3 फॉर्म में रखना है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ तक? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ये इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मान लेते हैं इसमें से हमको कितना 18 करोड़ रुपया था कि बैंक को 18 करोड़, 4 करोड़ तो इधर ट्रांसफर कर दिया आरबीआई को। जो 18 करोड़ रुपए इसका क्या करना है? या तो कैश के रूप में खुद अपने पास रख, यहाँ पे देखिए ये जो एसएलआर का पैसा आता है ये खुद अपने पास रखना था बैंक को, ये आरबीआई को जमा करने का जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट में लिखिए, मनी ऑफ एसएलआर, सॉरी पॉइंट लिख रहे थे ना हम लोग, हाँ तो लिखिए अगला पॉइंट इसका एसएलआर का, मनी ऑफ एसएलआर इज केप्ट विथ बैंक इटसेल्फ। एसएलआर का पैसा बैंकों के पास ही रहता है। मनी ऑफ एसएलआर इज केप्ट विथ बैंक इटसेल्फ। मतलब किसी भी फॉर्म में अगर मान लेते हैं बैंक, ये बैंक के ऊपर छोड़ा गया है कि आप इन तीनों में से किसको चूज करते हैं। कैश में अगर बैंक रखता है तो कैश का कोई फायदा है रख के? आप कितना भी कैश अपने पास रखेंगे तो इंक्रीज होगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा। गोल्ड में रखेंगे तो रेट एप्रिसिएट होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। यहाँ पे एक फिक्स रिटर्न है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप पैसा डालते हैं तो गवर्नमेंट आपको बदले में एक फिक्स ब्याज देगा, जो आपको कुछ भी हो आपको मिलना ही है। तो बैंक मैक्सिमम अपना पैसा जो ये एसएलआर का है, ये पैसा किस रूप में रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखता है। मतलब मैक्सिमम जो पैसा हो, जो मैक्सिमम जो यूज होता है ये 18% का, वो कहाँ यूज होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यूज होता है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ऑप्शन 3 है, लेकिन मैक्सिमम यूज किसका किया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है, जिसपे बैंकों को क्या मिल जाता है? एक फिक्स ब्याज मिल जाता है। मतलब इतना पैसा भले बैंक का रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ पैसा बैंक को इंटरेस्ट में मिल रहा है। ठीक है, ये कितना मिलेगा ये भी हम लोग आगे चल के वेबसाइट पे देख लेंगे और पढ़ेंगे भी ये चैप्टर। ठीक है, इसके ऊपर चैप्टर भी है अलग से। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगले, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया कि एसएलआर मतलब क्या, 18% एनडीटीएल का हो गया, इस 3 रूप में रख सकते हैं। अगला पॉइंट ये लिखें कि बैंकों के पास ही होता है ये पैसा सारा। चौथा पॉइंट लिखिए, ये नियम कानून लगाने का पावर कैसे मिला? हर जगह एक ही बात लिखिए, एसएलआर का अधिकार आरबीआई को, एसएलआर का अधिकार आरबीआई को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत मिला है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत मिला है। आरबीआई गेट्स पावर फ्रॉम, आरबीआई गेट्स पावर फॉर एसएलआर, आरबीआई गेट्स पावर फॉर एसएलआर फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, एसएलआर का अधिकतम सीमा 40% हो सकता है। एसएलआर का अधिकतम सीमा 40% हो सकता है। एसएलआर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 40%। एसएलआर कैन बी ऑफ मैक्सिमम 40%, 4040। मतलब आरबीआई के पास एक नियम लगा दिया गया है कि आरबीआई अगर कल को इसको बढ़ाना भी चाहे तो मैक्सिमम 18% से कितना लेके जा सकता है? 40, उससे ऊपर लेके नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए यही एसएलआर का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आ जाते हैं ये महंगाई वाला पार्ट में। आगे टेबल ऊपर है। क्या होगा जी बताइए? महंगाई को बढ़ाना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है महंगाई को?
बढ़ाना है तो एसएलआर में क्या किया जाए, एसएलआर को बढ़ाया जाए। कितने लोग पक्ष में है बढ़ाने के, सिर्फ 2 लोग, और घटाने के पक्ष में 1 लोग, तो बाकी लोग क्या है जी, न्यूट्रल, बाकी लोगों का कोई मतदान नहीं है, तो या तो पक्ष में रहिए या तो विपक्ष में रहिए, बीच में रह क्या कीजिएगा, कोई तो होना चाहिए ना कि हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्या। चलो सही है, सब लोग सोच के बताइए जी, एसएलआर, एसएलआर में क्या करें ताकि क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है महंगाई को बढ़ाना है, ठीक है, महंगाई को बढ़ाना है आरबीआई को, तो एसएलआर में कुछ चेंज करना है, क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, कितने लोग पक्ष में बढ़ाने के, बढ़ाने के लिए 2 लोग, और घटाने के लिए, अब बाकी लोग जी इतना ही लोग हैं क्लास में, फिर हाँ घटाएंगे, लास्ट बेंच वाले क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ये सेम, इसमें क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट वही है और कुछ नहीं है, जो सीआरआर का कॉन्सेप्ट था। सीआरआर का क्या कॉन्सेप्ट था कि बैंक के पास पैसा रहेगा, जितना कम रहेगा, जैसे कहाँ गया ये, छोड़िए कहीं भी हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या सपोज किए थे कि ये मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, इसका अभी 18% पैसा चला जाता है रिजर्व में, ठीक है, तो लोन ये 18% और ये 4%, ये मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो बैंक अभी लोन ये कितना दे पा रहा है, 78 करोड़ का, एनडीटीएल सपोज किए 100 करोड़, तो इस केस में मान लेते हैं महंगाई को क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो इसको क्या कर दिए, मान लेते हैं 18% से जो घटा के 16% कर दिए, तो अब ये लोन कितना हो जाएगा, 80 करोड़, 80 करोड़ होगा, तो महंगाई बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हुआ, यहाँ 78 से बढ़ के कितना हो गया, 80, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो मतलब करना क्या होगा यहाँ पे, एसएलआर को क्या करना होगा, तो महंगाई को बढ़ाना है तो एसएलआर को घटाना होगा, और जस्ट इसका उल्टा हो जाए, इन्फ्लेशन को और कम करना है तो एसएलआर को बढ़ाना होगा। किसी को डाउट इसमें, तो टेबल अपडेट कर लीजिए, पहला सीआरआर, दूसरा एसएलआर। अगला टॉपिक कौन सा था, एलएफ का फुल फॉर्म लिखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, हिंदी में इसका क्या नाम होगा, इसका हिंदी हमको याद नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट का क्या हिंदी होता है, ऐसे हो जाएगा तरलता, और जो इसका हिंदी होगा उसका, और ये सुविधा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा बुक में या नेट पे क्या हो रहा है हिंदी इसका, मतलब यहाँ पे बोला क्या गया है, लिक्विडिटी मतलब आपको बताएं कैश, ठीक है, कैश को एडजस्ट करने का मतलब क्या, बढ़ाना या घटाना, तो कैश को एडजस्ट करने का सुविधा देता है, कौन देता है, एलएफ, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब ये जो एलएफ होता है वो कितने प्रकार का है,
तो एक हो गया रेपो और दूसरा पहला हो गया रेपो और दूसरा हो गया रिवर्स रेपो। तो हम लोग पहला चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रेपो। ठीक है, तो अगला टॉपिक एलएफ हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके अंदर पहला टॉपिक लिखिए रेपो। ठीक है, अब वापस से हम लोग इसका वेबसाइट खोलते हैं। ये जो अब हेडिंग डालिए रेपो। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी रेट है। ठीक है, पॉलिसी रेट में आपको पॉलिसी रेपो रेट कितना दिख रहा है? तो अभी के लिए 4% और ये 3.35। अब पहले ये समझ लेते हैं, ये इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे 4% क्या रेपो रेट है, इसको हम समझते हैं कि अभी बस ये देख लेते हैं कि अभी वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है कि रेपो कितना है 4 और ये 3.35। दोनों अब रेपो को थोड़ा डिस्कस कर ले, रेपो है क्या। रेपो वर्ड आप लोग पहले कभी सुने हैं? जब पहले कहीं पढ़े हैं कोई तो बताइए क्या होता है रेपो। हाँ बोलिए। मतलब आम नागरिक को कर्ज देता है। रेपो में पहले बताइए, रेपो में क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा हम्म। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले रेपो के बारे में। रेपो रेपो क्या है? एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है। ठीक है, सिंपल सा पहले ये समझिए कि ये रेपो और रिवर्स रेपो है क्या, तो दोनों एक प्रोसेस है। ये भी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो आरबीआई ये बोलता है बैंकों को, तो इसमें दो साइड हो जाएगा। एक साइड हो जाएगा आरबीआई और दूसरे साइड हो जाएगा बैंक। ठीक है, आरबीआई का ये बोलना है कि अगर, ठीक है, बैंक को पैसे की जरूरत है, मतलब यहाँ पे इसके पास कैश, या यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब कैश। अगर कैश का कमी हो जाता है, किस फॉर्म में? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में अगर बैंकों को पैसे की कमी हो जाती है, शॉर्ट टर्म मतलब क्या? कुछ समय के लिए, मतलब लंबा टर्म का लोन नहीं मिलेगा, ये शॉर्ट टर्म का है। अगर किसी भी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, किस, ऐसा कब हो सकता है, मतलब ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट हो सकता है? शॉर्ट टर्म का लोन बैंक को क्यों जरूरत पड़ेगा बताइए। देखिए, आपको इसके पहले बताया गया सीआरआर और एसएलआर के बारे में। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, इसका
डिपॉजिट में टोटल कितना माने थे हम लोग, सपोज किए थे 100 करोड़ है, और सीआरआर कितना मेंटेन करना है 4%, जो कि 4 करोड़ होना चाहिए। अब ये जो डिपॉजिट है ये तो फिक्स नहीं होता है, ये तो किसी घट भी सकता है और डिपॉजिट बढ़ भी सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब बैंक क्लोज होता है, हो सकता है किसी दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट में पैसा ज्यादा आ जाए, किसी दिन होता है बैंक डिपॉजिट में पैसा कम आए और लोन उस दिन ज्यादा दे। तो हर दिन के एंड में करना क्या है कि जब आप सुनते हैं कि जैसे जैसे 4 बजे मान लीजिए बैंक बंद हो गया, तो बैंक बंद होने के बाद होता क्या है, तो बैंक का सबसे पहले तो आरबीआई का रूल है कि 4% आपका होना चाहिए एनडीटीएल का। तो ये हो सकता है कि अमाउंट डिपॉजिट में ज्यादा आ जाए, कभी हो सकता है मान लेते हैं 2 बैंक है, एक एसबीआई है और दूसरा मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है। इसके पास क्या आया, इसका मान लीजिए इस दिन एनडीटीएल हाई हो गया, मतलब इसके पास एनडीटीएल ज्यादा हो गया, ठीक है, और ये पहले से 4 करोड़ में, पिछले दिन ये मान लीजिए 4 करोड़ मेंटेन करके रखा हुआ था, इसका 100 करोड़ हो, इसका इसका ही मान लेते हैं 100 करोड़ था, ये भी 4 करोड़ अपना सीआरआर में मेंटेन किया। लेकिन ये कल का सिचुएशन था, आज क्या हुआ कि पीएनबी का मान लेते हैं ये जो एनडीटीएल, ये मतलब टोटल जो डिपॉजिट आया ये 120 करोड़ हो गया, और ये मान लेते हैं 90 करोड़ हो गया। तो इस केस में तो ऑलरेडी इसका 4 करोड़ है, तो ऑलरेडी इसका 4% सेव है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक में। सपोज कीजिए अब ये 120 करोड़ हो गया, अब 120 करोड़ हो गया, अब इसको 4%, तो उतना उसको सीआरआर के रूप में मेंटेन करना है। तो ये अब क्या है कि अब अगर ये बैंक आरबीआई का ये रूल अगर नहीं मानता है सीआरआर वाला, अगर किसी भी कारण अगर ये रूल नहीं मानता है बैंक, तो बैंक के ऊपर हेवी पेनल्टी लगेगा, ठीक है, एनी हाउ उसको 4% कैश आरबीआई के पास जमा करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है ना कि बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है कहीं से भी, चाहे वो इस बैंक से ले ले, या आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बैंक से भी बैंक आपस में लोन लेता है, ठीक है, या तो इसके पास पैसा, देखिए इसके पास पैसा अधिक हो गया, जितना सीआरआर में मेंटेन करना तो उससे अधिक पैसा है, तो इस बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो इस बैंक से लोन ले ले, क्यों, क्योंकि इसको सीआरआर का नॉर्म्स मेंटेन करना है 4% वाला, ठीक है, या तो ये क्या कर सकता है आरबीआई से लोन ले सकता है, ठीक है, या कहीं और से भी पैसा ला सकता है। तो जनरली बैंक को अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म जनरली इस सिनेरियो में क्रिएट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इसी सिनेरियो में, और भी बहुत सारा सिनेरियो है जहाँ पे शॉर्ट टर्म बैंकों के पैसों को जरूरत पड़ती है। तो ये एक मेजर सिनेरियो है कि जब कब पैसा जरूरत पड़ता है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कोई भी बैंक है उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, क्यों, किस सिचुएशन में क्रिएट हो वो आपको बता दिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का जरूरत पड़ा, तो बैंक को मेंटेन करना सीआरआर, तो कहीं ना कहीं से उसको पैसा लाना ही है। तो आरबीआई ये बोलता है, या ये एक सिनेरियो है कि सीआरआर के जैसा नहीं, सिर्फ सीआरआर के लिए पैसे, और भी बहुत सारा चीजें जिसके लिए पैसा का जरूरत पड़ सकता है बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। इस केस में आरबीआई ये बोलता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, मतलब ये लोन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म अगर लोन चाहिए इधर से, तो आरबीआई आपको लोन देगा, और ये लोन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, ठीक है। बदले में आपको क्या देना होगा बैंक को, बैंक बदले में क्या देगा आरबीआई को, इंटरेस्ट, ठीक है। किसी को भी लोन चाहिए तो बदले में क्या देना होगा, इंटरेस्ट। मतलब रेपो रेपो में होता क्या है कि बैंक जो है वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, और बदले में बैंक क्या देता है आरबीआई को, ब्याज देता है, ठीक है। अब ये जो ब्याज अब कितना परसेंट होगा, ये ब्याज का कुछ ना कुछ तो रेट होगा, ठीक है। तो बैंक आरबीआई यही बोलता है कि हम शॉर्ट टर्म जब लोन देंगे तो उसका रेट होगा कितना, 4%, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेपो, ठीक है। तो रेपो क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस के माध्यम से बैंक लोन ले सकता है। और रेपो रेट क्या हो गया, ये जो इंटरेस्ट रेट हो गया, इसी को क्या बोले हम लोग, रेपो रेट। तो जिस रेट पे लोन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट, यही है रेपो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो लिखिए इसका सबसे पहले पहला लाइन लिखिए, लिखिए पहले हिंदी में लिखिए, देखिए रेपो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, रेपो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक बैंक जिसके माध्यम से बैंक
आरबीआई से छोटे अवधि का लोन ले सकता है, छोटे अवधि का लोन ले सकता है। रेपो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक आरबीआई से छोटे अवधि का लोन ले सकता है। ठीक है, आगे लिखिए। जिस दर पर लोन मिलता है उसे रेपो दर कहते हैं। जिस दर पर या जिस ब्याज दर पर लोन मिलता है, जिस ब्याज दर पर लोन मिलता है उसे रेपो दर कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए। रेपो इज अ प्रोसेस बाय विच रेपो इज अ प्रोसेस बाय विच bank can take short term loan from RBI, by which bank can take loan bank can take short term loan from RBI. उसके बाद the rate at which loan is provided the rate at which loan is provided is called as repo rate. The rate at which loan is provided is called as repo rate. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ये डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, ये वाला। अब पैसे लिखते हैं, एक साइड आरबीआई, दूसरी साइड बैंक है। बैंक को कैश की कमी हो गई तो वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म का लोन लिया, बदले में ब्याज दिया। उसी ब्याज को क्या बोले? रेपो रेट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट वाइज लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। जैसे आरबीआई के साइट पे देखोगे लिखा हुआ है पॉलिसी रेट। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिसी रेट। अब ये शॉर्ट टर्म जो है वो क्या क्या हो सकता है, मतलब मिनिमम कितना दिन का हो सकता है शॉर्ट टर्म? 1 डे का। ठीक है, लिखिए। हाँ लिखिए। ठीक है, रेपो रेपो के द्वारा लोन कम से कम एक दिन, कम से कम एक दिन से एक महीने तक का हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ रेपो कैन बी फ्रॉम 1 डे टू ड्यूरेशन ऑफ रेपो कैन बी फ्रॉम 1 डे टू मैक्सिमम 1 मंथ। अब यहाँ पे ये जो लोन मिलेगा आपको, अब ये कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, लोन ऐसा नहीं कि बैंक कितना चाहे उतना लोन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट सेट किया गया, एक मैक्सिमम लिमिट और दूसरा कि अधिकतम अधिकतम कितना ले सकता है और कम से कम कितना लेना होगा। ऐसा नहीं कि बैंक को अब 2-3 हजार रुपया घट गया तो चला गया आरबीआई के पास। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम कितना लेना होगा? 5 करोड़, और मैक्सिमम कितना ले सकता है? 1% ऑफ एनडीटीएल। बैंक का जो भी एनडीटीएल है उसका 1% मैक्सिमम मिल सकता है, और मिनिमम कितना होना चाहिए?
5 करोड़। तो लिख लीजिए रेपो के द्वारा अधिकतम क्या, देखिए अधिकतम रेपो के द्वारा अधिकतम लोन एनडीटीएल का 1% मिल सकता है। रेपो के द्वारा अधिकतम लोन एनडीटीएल का 1% मिल सकता है। बैंक कैन टेक मैक्सिमम लोन ऑफ बैंक कैन टेक मैक्सिमम लोन ऑफ 1% of NDTL and minimum amount should be 5 crore and minimum amount should be 5 crore। हिंदी में कैसे लिखेंगे? रेपो के द्वारा अधिकतम लोन एनडीटीएल का 1% हो सकता है और न्यूनतम 5 करोड़। ठीक है, इसके बाद अगर किसी बैंक को लोन लेना है तो ऐसे नहीं कि रेपो में लोन आपको मिल जाएगा, इसके लिए आरबीआई आपसे गिरवी भी लेगा। ठीक है, कोलैटरल भी लेगा। तो कोलैटरल में क्या लेगा आरबीआई आपसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए रेपो के लोन के लिए गारंटी के तौर पर, रेपो लोन के लिए गारंटी के तौर पर सरकारी प्रतिभूति देना होता है। इंग्लिश में लिखिए, फॉर रेपो लोन बैंक have to provide government securities as a collateral। बैंक has to provide government security as a collateral। मतलब आपको गिरवी देना पड़ेगा क्या? सरकारी प्रतिभूति। अब जब आप पैसा वापस करेंगे तो आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति वापस कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपको क्या बताया गया था इसके पहले कि एसएलआर कहाँ गया? एसएलआर में क्या है? ये सरकारी प्रतिभूति बैंकों के पास ही है। ऐसा नहीं कर सकता बैंक ये वाला प्रतिभूति निकाल के दे देगा, जो अलग से है वो देना होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये एसएलआर जो है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, इसका यूज नहीं किया कर सकता है बैंक। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और करेगा तो फाइन लगेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे भी 18% मेंटेन करना है। अगर इसका निकाल के आप उधर दे दिए लोन के लिए तो फिर यहाँ पे भी 18% पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं से तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये नियम भी है कि आप इसका ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल के नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास है तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज करके रेपो के द्वारा लोन ले सकता है बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलिए? एनडीटीएल उतना छोटा बैंक कोई नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला अगर आपको बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए ना तो उसके लिए 500 करोड़ मिनिमम क्राइटेरिया ही है। अगर 500 करोड़ से किसी कोई दिन भी है उस दिन बैंक बंद हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 500 करोड़ का बैंकिंग लाइसेंस के लिए, उससे कम हो नहीं सकता है। और ये जो आपका पेमेंट बैंक और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका 100 करोड़ है। तो कोई भी बैंक का सबसे पहला बात तो 500 करोड़ से मिनिमम कैपिटल हो ही नहीं सकता, उससे अगर छोटा हुआ तो बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 500 करोड़ का 1% निकालिए कितना होगा? ठीक है, इतना छोटा बैंक नहीं, छोटा बैंक का मतलब थोड़ी 500 करोड़ का कोई बैंक नहीं होता है। कोई बैंक होता है कम से कम 2000-3000 करोड़ का बैंक होता है, उससे छोटा बैंक नहीं बोलते हैं उसको। ठीक है, लाखों करोड़ों में बैंक का वैल्यू होता है, इतना छोटा बैंक नहीं हो सकता। 500 करोड़ में कितना ब्रांच ही खोलेगा और कितना एम्प्लॉय को सैलरी दे देगा? तो इतना छोटा बैंक सबसे पहला होता ही नहीं है। कोई भी बैंक अगर प्रैक्टिकल रूप में जो भी बैंक है, कोई भी छोटा बैंक है, उसका कम से कम तो नेटवर्थ 1000 करोड़ से ऊपर होगा। ठीक है, अब हम लोग का जो मेन बात है ये कहाँ गया? वो टेबल महंगाई को बढ़ाने या घटाने वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग आ गए हैं, इसमें हम लोग रेपो पढ़ लिए।
अब बताइए रेपो में क्या करें ताकि इन्फ्लेशन बढ़ाना हो तो? ये अगले क्लास में सोच के आइएगा, ये भर के आइएगा। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट, इसमें क्या करेंगे कि महंगाई बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग, मेन वही है मनी सप्लाई का। हाँ बोलिए। रेपो रेट घटा देंगे तो महंगाई बढ़ेगा, कैसे? रीजन बताइए। क्या रेपो रेट क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, कैसे? कैसे ज्यादा पैसा रहेगा? और नियर अबाउट आपका सही है। मतलब देखिए मनी का फ्लो कैसे होता है, आरबीआई से लोन के रूप में पैसा कौन ले रहा है? बैंक। बैंक से पैसा कौन लेता है लोन में? पब्लिक। मतलब ये एक फ्लो है बना हुआ, जरूरी नहीं कि सारा पैसा बैंक जो मिलता है वो आरबीआई से ही मिलता है, लेकिन आरबीआई का भी सपोर्ट बैंक को मिलता है। तो ये हम मान के चलते हैं कि आरबीआई से लोन किसको मिला, बैंक को। बैंक से लोन किसको मिला, पब्लिक को। तो मान लेते हैं आरबीआई से जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है वो मान लेते हैं 4% पे मिल रहा है। अभी रेपो रेट कितना है, 4%। नॉर्मल लोन जो हाउस लोन है वो मान लीजिए 8% है। ठीक है, तो यहाँ पे कल को ये मान लेते हैं इंक्रीज कर गया, सॉरी डिक्रीज कर गया। अब डिक्रीज बोले थे इंक्रीज बोले थे, ठीक है, मान लीजिए घट के 3% हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बैंकों को लोन अब क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो बैंक को अगर लोन सस्ता मिलेगा तो बैंक भी क्या करेगा, पब्लिक लोन क्या करेगा, सस्ता देगा। तो ये मान लीजिए घटा के 7.5, जरूरी नहीं कि जहाँ पे इतना घटे थे यहाँ पे वहां पे भी इतना ही घटा दे, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं आरबीआई को लोन, आरबीआई से लोन अगर बैंकों को सस्ता मिलता है तो पब्लिक को भी लोन वो क्या देगा, सस्ता देगा। इनकेस मान लेते हैं ये बढ़ा के 5% कर दे, तो इस केस में हो सकता है बैंक इसको बढ़ा के 8.2% कर दे। तो इससे क्या होगा, पब्लिक को लोन क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो हम लोग नीचे वाले केस में थे कि रेपो को क्या किया गया, कम किया गया। रेपो को कम किया गया तो यहाँ पे ब्याज दर क्या हुआ, घट गया। किसके लिए, आम पब्लिक के लिए। तो आम पब्लिक के लिए अगर ब्याज दर कम होगा तो लोग लोन क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, लोन या मनी सप्लाई क्या होगा, मार्केट मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब हम लोग रेपो घटता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता है। जस्ट इसका उल्टा, जैसे मान लीजिए 5% हो गया तो लोन रन महंगा हो गया, महंगा हो गया तो लोग कम लोन लेंगे या ज्यादा, कम लेंगे तो मनी सप्लाई घट जाएगा, डिमांड घट गया, इन्फ्लेशन घट गया। तो रेपो को जब डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इसको जब इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन घटता है। कोई दिक्कत उसमें किसी को? टेबल किधर चला जाता है, इसको तो रीस्टार्ट कीजिए, अभी ये ढंग से काम नहीं कर रहा, हैंग कर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े कि रेपो को अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, और इन्फ्लेशन अगर घटाना है तो, ठीक है। कोई डाउट किसी को, सबको क्लियर है? ठीक है, तो बाकी रिवर्स रेपो से नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बुक भी थोड़ा रेफर करके आएगा,